हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंकुर शिक्षा केंद्र में। तो आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस होने वाला है यूपी बोर्ड का होने वाला है। किसका होने वाला है? यूपी बोर्ड। ठीक है ना। ये जो सिलेबस हम लोग का है ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है। ठीक। अब देखिए, जो चैप्टर है बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर क्या है? एक। चैप्टर नंबर 1 है। और जो इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। और किसके साथ आप पढ़ रहे हो? इंजीनियर अंकुर सर के साथ। हालांकि आप हमको हर समय मैथ पढ़ाते हुए देखे हैं और आज पहली बार हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, और इसको हम शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप थंबनेल देख करके महसूस कर सकते हो कि आपका जो एक क्लास होने वाला है किस प्रकार का होने वाला है। ठीक है, तो अब अगले स्लाइड पे चलेंगे और यहां से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम। जीवन को बनाए रखने वाले आवश्यक तंत्र, एक जैविक ब्लूप्रिंट से आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले स्लाइड पे चल के अब चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप जानते हो कि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो सबसे पहला सवाल उठेगा कि जैव प्रक्रम क्या है? क्या जैव प्रक्रम क्या है? तो हम लोग यहां से देखेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं कि जीवन को चलाने के लिए जिन जिन तत्वों का हमें आवश्यकता पड़ती है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आप बस ये वाला परिभाषा याद रखिएगा कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब देखिए, जैव प्रक्रम जो होता है वो 4 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कैसे? 4 यूनिट। उस 4 यूनिट कौन कौन सा है? पहला है पोषण। क्या है? पोषण। अब पोषण क्या होता है? सबसे पहला तो सवाल यही उत्पन्न होता है कि पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, पोषण में होता क्या है? हम भोजन करते हैं, वो भोजन ऊर्जा में टूटता है और हमारे सभी ब्लड कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, पोषण को आप और साधारण तरीके से कैसे समझ सकते हो कि पोषण में हम पहले तो हम कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और हमारा उसमें विकास, जो वृद्धि है और विकास है, पोषण में ही सम्मिलित होते हैं। अगर हम अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और हेल्थी होंगे। ठीक है, मतलब हेल्दी रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, वही बात हो गई। और हमारे जो शरीर है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत रहेगी। ठीक है, हड्डियां मजबूत रहेंगी, हमारे जो लंबाई है उस लंबाई में वृद्धि होगा। वो तो पोषण से ही हो रहा है ना। एक छोटा बच्चा है, वो हर एक महीने, हर एक साल जो है कुछ ना कुछ बड़ा होता है, तो वो पोषण के कारण होता है। अब देखते हो जिसमें पोषण की कमी होती है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। छोटे बच्चों का आप सुने होंगे कि एक कुपोषित बच्चा है। ठीक है, तो बस वहीं से समझ लीजिए कि जो पोषण होता है उसमें शारीरिक विकास भी सम्मिलित होता है। तो पोषण को उम्मीद है आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, और जो भी समझाना होगा हम आगे एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ऊर्जा के स्रोत भोजन का अंतर्ग्रहण पोषण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग श्वसन की। किसकी? श्वसन की। तो देखिए, श्वसन
हमें ऊर्जा के साथ साथ जो ब्लड होते हैं उसको छानने का भी काम करता है, जो फेफड़ा होता है। ठीक है, देखिए भोजन के विघटन से ऊर्जा यानी एटीपी मुक्त कराना। ठीक है, और एटीपी क्या होता है, वो कोशिकीय ऊर्जा होता है। एटीपी कोशिकीय ऊर्जा होता है। जो एटीपी है ना, एक कोशिकीय ऊर्जा होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी जो श्वसन होता है, श्वसन में हमारा भोजन का विघटन होता है, मतलब भोजन का टूटता है। जब भोजन टूटता है श्वसन के माध्यम से, तो यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, जो कि ऑक्सीजन, जब हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है, उस ऑक्सीजन के थ्रू हमारे पूरे ब्लड में ऊर्जा प्रदान पहुंचती है। ठीक है, और एटीपी यानी कोशिकीय ऊर्जा भी इसमें सम्मिलित होती है श्वसन में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहां पे उत्सर्जन की। किसकी? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो देखिए, हानिकारक अपशिष्टों का निष्कासन। ठीक है, मतलब जो आपके हानिकारक अपशिष्ट हैं, जो हमारे शरीर में हानिकारक अपशिष्ट, जैसे पसीने के माध्यम से जितना भी हमारा अपशिष्ट जल होता है वो पसीने के माध्यम से बाहर आ जाता है। ठीक है, जो मल होता है वो मल भी अपने गुदा द्वार से बाहर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उत्सर्जन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब वहन की बात करते हैं। तो वहन में क्या होता है? ऑक्सीजन, भोजन और अपशिष्ट का शरीर में परिवहन। ठीक है, मतलब जब हम भोजन करते हैं तो मुख से करते हैं, और भोजन का जो अपशिष्ट होता है वो हमारे शरीर में परिवहन करता है। ठीक है, क्या करता है? परिवहन, मतलब शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, इस वहन को आप समझ सकते हो कैसे? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पचता है। जब भोजन पचेगा तो उससे निकलने वाले ऊर्जा हमारे ब्लड सेल्स में चले जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो किसी न किसी रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो पोषण होता है उसको खाद्य पदार्थों से दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे सेब बनाया गया है और हरी पत्तियां बनाया गया है। ठीक है, तो जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, जो फल फूल खाते हैं, उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से। ये जो है लंग्स का चित्र बनाया गया है। ठीक है, पीले कलर के डायग्राम में, और ये लंग्स यानी जो फेफड़ा है वो है। ठीक है, और इधर जो है आपका किडनी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? किडनी, उत्सर्जित अंग। और एक किडनी से ही हमारा जो वृक्क होता है वो कनेक्ट होता है। अब वृक्क तो आप जानते होंगे कि मूत्राशय का एक प्रमुख भाग होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो ये हृदय है वो हृदय वहन करता है। किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है, भोज्य पदार्थ से मिलने वाले ऊर्जा का वहन करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानने का काम करता है, जो ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ से जो हृदय होता है ये फेफड़े के पास भेजता है चीजों को, और फेफड़ा जो है अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है, यानी CO2 को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कराता है फेफड़ा। ठीक है, हम आगे निकलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। और आप लोग यहां से आ गए स्वपोषी। क्या आ गए? स्वपोषी पोषण। अब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। इससे पहले, स्वपोषी पोषण पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है आपका चलिए, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। ठीक है, तो जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें क्या होता है? हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल और ऑक्सीजन और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ, यानी जो जड़ों से जल आती है
उसके साथ रिएक्शन करके स्वयं से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यानी पेड़ पौधे स्वयं से अपने भोजन को बना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। किसको? पेड़ और पौधों को। ऐसे में देखिए इसमें किस प्रकार से क्रिया होता है। सबसे पहले देखिए कार्बनिक स्रोत CO2, क्या? CO2, क्या बोले हम? CO2 और ऑक्सीजन प्लस जल H2O का रिएक्शन होता है किसके थ्रू? क्लोरोफिल और आपके सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब आपका जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। अब किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं क्या होती हैं इसको जानना जरूरी है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में 3 घटनाएं घटती हैं, उसके बाद जो है पौधों को भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, पहला घटना क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना। मतलब जो क्लोरोफिल होता है, क्या? क्लोरोफिल को बोलते हैं हिंदी में हरित लवक। क्या? हरित लवक। ये देखिए ये पत्तियों का कुछ डिजाइन है यहां पे। ठीक है, यहां से क्या है? ये पत्तियों का डिजाइन है। ठीक है, ये जो है आपका पत्तियों का स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, और पत्तियों के स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? हरित लवक, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। ठीक है, हरित लवक क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है और जो आपके क्लोरोफिल होता है, जो हरित लवक होता है, पत्तियों को जो हरा बना के रखता है, वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। और जैसे ही अवशोषित करता है तो दूसरा कंडीशन यहां क्या बनता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा H2O का विघटन होता है। देखिए प्रकाश ऊर्जा, जैसे ही हरित लवक प्रकाश को अवशोषित करता है तो प्रकाश ऊर्जा जो है आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। मतलब हरित लवक प्रकाश को अवशोषित किया और अवशोषित करके उसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया। और जैसे ही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया तो रासायनिक ऊर्जा को ही बोलते हैं ग्लूकोज, मतलब वो ग्लूकोज में बदल गया। ठीक है, और यहां से दूसरा के जैसे ही समाप्त होता है तो यहां पे रोल शुरू हो जाता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट। CO2 का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में अपचयन कर लेता है। क्या कर लेता है? अपचयन कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहां से जल मिला और जल जैसे ही मिला तो CO2 जब यहां पे जाता है तो CO2 इसको क्या करता है? अपचयित कर देता है, यानी यहां से कुछ चीजें अपने अंदर खींच लेता है। जैसे देखिए 6 भाग, अब यहां से एक घटना घटने के बाद हमको निष्कर्ष में क्या मिलता है कि 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 भाग जल को मिलाने पर जब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसमें रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है यहां से ग्लूकोज प्लस क्या मिलता है? 6 भाग ऑक्सीजन का और 6 भाग जल का। ठीक है, ये चीजें हमको प्राप्त हो जाती है। कब? जब हमारे पास 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड और 12 भाग जल मिलते हैं और इन दोनों का रिएक्शन किसके उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ मिलता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ मिलता है क्या? आपका 6 भाग जल। ठीक है, और पेड़ पौधों में बाबू एक बात बहुत विशेष होती है। कौन सी बात विशेष होती है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, जब भोजन को बनाते हैं तो एक जगह स्टॉक करके भी रखते हैं अपने वीक समय के लिए,
और वीक समय उन लोगों का कौन सा होता है, जैसे मान लो बारिश का मौसम है, उस दिन पूरा बादल छाया हुआ है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित ना हो, तब पेड़ पौधे भोजन कहां से बनाते हैं? तब पेड़ पौधे जो स्टॉक में भोजन रखे होते हैं उस भोजन को करते हैं, और स्टॉक में जो भोजन होता है उसको बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। और स्टार्च जो होता है वो एंजाइम के तरीके से होता है, जैसे हमारे बॉडी में एंजाइम बनता है, एंजाइम स्टार्च का रूप लेता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी फैट बनता है, लेकिन वो फैट ज्यादा देर तक नहीं रहता है, 1-2 घंटे रहेगा। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं अपने को सुरक्षित रखने के लिए उन मौसम के लिए भी तैयार कर लेते हैं जहां पे उनको सूर्य की प्रकाश नहीं मिलने वाली है, तो वहां पे वो अपनी ऊर्जा स्टार्च के रूप में इकट्ठा करके तनों में रखते हैं, ठीक है। तभी आप देखते हो कि रेगिस्तानों में भी और धूप छांव वाले मौसम में भी पेड़ पौधे जीवित रह लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। इससे पहले एक बात और, अब ये सब क्रियाएं तो हो रही हैं, लेकिन एक रोल और है। देखिए, ओपन रंध्र और क्लोज रंध्र, 2 रंध्र भी आपको मिलेंगे। और रंध्र क्या होता है तो हम बता दें आपको कि पत्तियों के वे छोटे छिद्र, पत्तियों के वे छोटे छिद्र जिनसे एक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचता है। आप जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट इसको चाहिए होता है किसके रूप में? CO2 के रूप में। और आप जानते हो कि आपके द्वारा छोड़ा गया CO2 को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? तो पत्तियों में जो उपस्थित छिद्र होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रंध्र। और रंध्र 2 प्रकार के होते हैं, ओपन रंध्र और क्लोज रंध्र। ओपन रंध्र कब मिलता है हमको? जब पत्तियों से पानी बाहर निकल जाता है। और क्लोज रंध्र कब मिलता है हमको? जब पत्तियों में पानी भर जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पौधों में परिवहन एंजाइम और फ्लोएम, ठीक है। देखिए, एंजाइम का कार्य क्या होता है? जो पौधों में परिवहन का एंजाइम और फ्लोएम का क्या कार्य है पौधों में? देखिए, कार्य जड़ों से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। जो एंजाइम का कार्य होता है, जो एंजाइम का काम होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में एंजाइम, ये जो ब्लू कलर में है एंजाइम है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है? जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। जल और लवण, लवण मतलब खाद्य पदार्थ, जैसे खाद हो गया, और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आप लोग खाद वगैरह डालते हो जमीन में, बस वही चीज। जो लवण होता है और जल, इसको कहां तक पहुंचाता है? पत्तियों तक। कौन पहुंचाता है? जाइलम, ठीक है। एंजाइम बोल रहे हैं बार बार, जाइलम। क्या? जाइलम। अब प्रवाह क्या क्या करता है? केवल ऊपर की दिशा में ये प्रवाह करता है। जो भी जल उठाता है और लवण उठाता है, कहां तक ले जाता है? केवल ऊपर की दिशा में ले जाएगा। कौन? जाइलम, ठीक है। प्रेरक बल, प्रेरक बल क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन और कर्षण द्वारा उत्पन्न चूषण बल जल को ऊपर की ओर खींचता है। मतलब यहां पे ये बोलना चाहता है कि जो प्रेषण बल होता है वो लवण को और जल को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। और एक कार्य किसमें होता है? जाइलम में होता है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में जस्ट इसका उल्टा होता है। फ्लोएम में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसका कार्य होता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, ठीक है। जो जाइलम होता है वो पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है, नीचे से जल और लवण को उठाकर पत्तियों तक भेजता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होने के बाद जो ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को पेड़ के पत्तियों से जड़ों तक, तनों तक पहुंचाने का एक कार्य करता है।
ऊपर से नीचे की ओर लेकर आता है और सभी जगह ये क्या करता है, पहुंचा देता है। क्या पहुंचाता है, सभी भागों तक ऊर्जा पहुंचा देता है। ठीक है, भोजन को, इसके जितने भी भोजन बने हैं पौधे के, पेड़ पौधों के, वो नीचे की ओर लेकर आता है और सभी भागों को पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रवाह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में करता है। ठीक है, जो एक भोज्य पदार्थों का, जो पदार्थ बना हुआ है, जो भोज्य पदार्थ इस पत्तियों में बना, उसको ऊपर और नीचे चारों तरफ फैलाने का काम करता है। कौन, फ्लोएम। ठीक है, जो प्रेरक बल है। अब प्रेरक बल क्या करता है, इस स्थानांतरण में ऊर्जा यानी एटीपी का उपयोग होता है, जिससे परासरण दाब बढ़ता है। मतलब ये बोल, प्रेरक बल जो होता है ये क्या करता है, इसमें भी मदद करता है। प्रेरक बल इसमें भी मदद कर रहा था, इसमें भी मदद कर रहा है। क्या मदद करता है भैया, ये जो ऊर्जा बना हुआ है, एटीपी ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, एटीपी। और एटीपी को मैंने बताया कि एक कोशिकीय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, कोशिकीय ऊर्जा। तो पेड़ों की जो कोशिकीय ऊर्जा है, उसके परासरण दाब में बढ़ोतरी लाता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को समझ गए कि एक क्रिया इसमें पेड़ में क्या होता है, जाइलम क्रिया। कौन सा, जाइलम, हाँ जाइलम। और जाइलम क्रिया क्या करता है, जल और लवण को ऊपर की तरफ भेजता है, और फ्लोएम जो क्रिया होती है, इसके द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को पेड़ पौधों के सारे भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसका जो है निचोड़ आप लोगों को पता चल गया होगा। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, जो कि बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, मानव पाचन तंत्र ईंधन संस्करण। ठीक है, जो मानव पाचन तंत्र है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए बातों को। ठीक है, जो मानव पाचन तंत्र है वो मुख से स्टार्ट होता है। कहां से, मुख से स्टार्ट होता है। कहां तक आता है, अमाशय तक आता है। फिर अमाशय से क्षुद्रांत तक जाता है, क्षुद्रांत से फिर कहा जाता है, बृहदांत्र तक। ठीक है, ये इतना क्रिया होता है। मुख से आता है अमाशय में, अमाशय से क्षुद्रांत में जाता है, उसके बाद बृहदांत्र में जाता है, और उसके बाद गुदद्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब इसमें 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप इसमें फॉलो होते हैं। ठीक है, मतलब जो आहार नाल होता है उसके 4 भाग। कितने भाग, 4 भाग। किसके 4 भाग, आहार नाल के 4 भाग। कौन कौन से, पहला मुख गुहा, दूसरा अमाशय, तीसरा क्षुद्रांत, और चौथा जो है बृहदांत्र। इसको हम अगले स्लाइड पे चल के अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक मेरा स्लाइड बन गया यहां पे, और मैं बता देता हूं। जो आहार नाल, जो ये आहार नाल है वो देखिए स्टार्ट होता है मुख से। कहां से, मुख, मुख से स्टार्ट होता है। और मुख से स्टार्ट होने के बाद एक ग्रास नली, ग्रसनी में जाता है। किसमें जाता है, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ये जाता है अमाशय में। कहा जाता है, अमाशय में। और अमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में। किसमें जाता है, छोटी आंत, छोटी आंत। और छोटी आंत से कहा जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद यह जो है गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। किससे,
गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है, यानी आहार नाल केवल इतना ही होता है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया इसमें यकृत कहां छोड़ दिए आप, यानी लीवर कहां छोड़ दिए, और आप पूछोगे कि अग्नाशय कहां छोड़ दिए। तो मैं बताता हूं कि यकृत आहार नाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जो यकृत है वो केवल एक रस छोड़ता है जिसको पित्त रस बोलते हैं या फिर जठर रस बोलते हैं। उस रस को स्रावित करता है। कहां के लिए स्रावित करता है, तो देखिए अमाशय तक तो जो भोजन है आ जाता है। अमाशय के बाद जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में भोजन, जो आप कड़वा खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, जो भी भोजन ऊपर से कर रहे हो, तो वो उदासीन होकर ही छोटी आंत में जाना चाहिए, नहीं छोटी आंत को डैमेज करेगा। तो छोटी आंत में जैसे ही प्रवेश करने वाला होता है तब कार्य कौन करता है, यकृत। कौन करता है, यकृत या फिर लीवर। कौन करता है, लीवर करता है, लीवर, ठीक है। कौन किसका कार्य जाता है, लीवर। लीवर क्या करता है, पित्त रस या फिर जठर रस को छोड़ता है, जिससे जो भोजन होते हैं उदासीन हो जाते हैं। जो कड़वे आप खाइए, चाहे तीखा खाइए, चाहे कुछ भी, मतलब जैसा भी भोजन करिए, मीठा करिए, तो उसको क्या करता है, एक तुरंत जठर रस या फिर पित्त रस को छोड़ करके उसको उदासीन करता है। उसके बाद इसमें जो है भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है। इंटरनेट की समस्या, ठीक है। और आप फिर पूछोगे कि अग्नाशय कहां पे काम करता है, तो देखिए अग्नाशय क्या करता है, केवल अमाशय को, अमाशय में जो भोज्य पदार्थ इकट्ठे हुए हैं उसको पचाने का कार्य कराता है। किसके माध्यम से, वो जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय उसके नाम से पता चल रहा है कि वो ज्वलनशील होगा, मतलब हीट होगा, हीटर का कार्य करेगा, ठीक है। तो अमाशय एक जो है सुराही या फिर बटुए का काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कुकर का काम करता है, ठीक है। कुकर जैसा हो गया, इसमें भोजन करके इकट्ठा हो गया, तो उसको जो है पचाने के लिए कौन काम करता है भैया, अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय और लीवर ये पाचन तंत्र के हिस्सा है, लेकिन आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आहार नाल में केवल ये 6 चीजें आती है, ठीक है। अब इस चीजों को समझ गए हो गया। फिर से पिछले स्लाइड पे आते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। और जो ये आपका पतली सी लाइन दिख रही है, इसको रेड से हम कलर करते हैं, ठीक है। ये जो पतली सी लाइन आपको दिख रही है, ये है आहार नली। इसे ग्रसनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका रेड कलर में ये जो आम के आकार का आकृति दिख रहा है, इसको बोलते हैं अमाशय। आम से याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। अमाशय, ठीक है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं लीवर या फिर यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, ठीक है। अब देखिए ये जो पीले, ये जो रेड कलर के नीचे पीले कलर का आकृति दिख रहा है, इस आकृति को बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय, ठीक है। अब इस मात्राओं को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये जो हिस्सा आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसका नाम है, इसी को बोलते हैं क्षुद्र आंत या फिर
छोटी आंत। ठीक है, अब देखिए ये जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ए मोटा वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत। ठीक, अब इतना इसका नामकरण करना तो सीख गए होंगे आप लोग। तो देखिए है क्या, सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं वो मुख से करते हैं। कैसे करते हैं? मुख से करते हैं। और जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र में हम भोजन अगर मुख से ना करें तो क्या पच जाएगा? पेट में डायरेक्ट चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो मुख में हम भोजन करते हैं तो मुख से ही भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे? जब हम भोजन को करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो बड़े बड़े जो है दाने होते हैं, उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों की सहायता से कूचते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप उसको चबाते हो, अच्छे से चबाते चबाते उसमें लार उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होते हैं? लार, जिसको बोला जाता है स्टार्च। क्या बोला जाता है? स्टार्च। और उसी को बोला जाता है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम, लार या फिर एंजाइम उत्पन्न होते हैं जो कि भोजन को इस आहार नलिका से अंदर ले जाने में सहायता करते हैं। ठीक है, और आहार नलिका का कार्य होता है भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? अमाशय तक। अब अमाशय तक जैसे ही भोजन पहुंच जाता है, अमाशय तक जैसे ही अपना भोजन पहुंचा, ठीक है, अमाशय तक भोजन पहुंचा, वैसे ही काम स्टार्ट होता है किसका? इस जठर रस का, सॉरी इस अग्नाशय का। किसका? अग्नाशय का। और जैसे ही अग्नाशय अपना काम शुरू करता है तो ये भोजन जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। कैसे टूटने लगते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। तो यहां से ग्लूकोज मिलता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आए समझ में? सबसे पहला चीज कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि यह यहां से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, वसा प्रोटीन को ही बोलते हैं ना, ठीक है, नहीं ठीक, प्रोटीन, वसा और अन्य लौह पोषक तत्व जैसे विटामिन वगैरह। ठीक है, तो पोषक तत्व मिलने लगते हैं और ये पोषक तत्व ब्लड की सहायता से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। लेकिन यहां से जितने भी आपके ऊर्जा मिलते हैं, वो ऊर्जा ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे बॉडी में फैलता है। ऑक्सीजन पूरे ब्लड में जो है ऑक्सीजन के बॉल्स ट्रेवल करते हैं, जिनकी सहायता से पूरे ऊर्जा हमारे शरीर में फैलती है। ठीक है, तो ये अमाशय तक हो गया। अब अमाशय में भोजन तो पच जाता है, लेकिन जो बचा खुचा भोजन होता है वह अब छोटी आंत में प्रवेश करना स्टार्ट करता है। इसमें छोटी आंत में, और छोटी आंत में प्रवेश, छोटी आंत के प्रवेश द्वार पे जैसे ही भोजन पहुंचता है, तब यहां से यकृत अपना काम दिखाना स्टार्ट करता है, अपना जादू दिखाना स्टार्ट करता है। और अपने जादू में क्या करता है? इसके पास एक पित्त की थैली होती है जिसमें जठर रस होता है, जिसको पित्त रस भी बोलते हैं। यहां से श्रावित करना स्टार्ट करता है, और श्रावित करता है तो आप जो भी कड़वा चीज खाओगे, तीखा चीज खाओगे, उसको ये क्या करता है? एकदम उदासीन कर देता है, उसमें कोई भी स्वाद नहीं रह जाता। और यहां से यह छोटी आंत में भोजन प्रवेश कर जाती है, और छोटी आंत में भोजन प्रवेश करके पचती है, और बचा खुचा जो विटामिन है, प्रोटीन्स है, वसा है, इन सब चीजों को हमारे ब्लड तक पहुंचाती है। और पहुंचाने के बाद जो एकदम से अवशिष्ट पदार्थ इसमें बच जाती है, जैसे आप देखते हो ना कि जूस वाला जब जूस निकालता है तो जूस अलग निकल जाता है, और उसके जो अवशिष्ट होते हैं वो अलग निकल जाते हैं। वैसे ही इससे पूरा निचोड़, मतलब पूरा ऊर्जा निकाल लिया ये शरीर, और जैसे ऊर्जा निकालता है तो छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में प्रवेश कर जाती है, और बड़ी आंत में प्रवेश करके फिर एक गुदा द्वार के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाती है। ये पूरा पाचन तंत्र है। ठीक है, तो यहां देखिए, दांतों द्वारा भौतिक विखंडन, यानी दांतों द्वारा जो भोजन है उसको चबाया जाता है। ठीक, फिर लार एमिलेस एंजाइम द्वारा स्टार्च का पहचान होता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन होता है। मतलब यहां पे जब दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है तो लार एमिलेस
एंजाइम, लार एमिनेस और एंजाइम के माध्यम से स्टार्च का उत्पत्ति होता है। किसका उत्पत्ति होता है? स्टार्च का। और जैसे स्टार्च का उत्पत्ति होता है यहीं से भोजन जो है पचना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो अमाशय होता है वहां पे भोज्य पदार्थ पहुंचता है और जैसे ही पहुंचेगा तो जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और प्रोटीन पाचन और श्वसमा का स्राव होता है। मतलब जैसे ही अमाशय में पहुंचता है और वहां पे जब ये भोजन अपने माध्यम से टूटता है, अग्नाशय इसको हिट करता है, जब भोजन टूटता है तो यहां से पेप्सिन, प्रोटीन और उष्मा यानी मतलब जो ऊर्जा होता है, श्वेष्मा लिखा है इसमें लेकिन एक ऊर्जा समझ सकते हैं इसको। क्या समझते हैं? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का स्राव होने लगता है। यही से जो है हमारे बॉडी को एनर्जी मिलने लगती है। कहां से? अमाशय में जब भोजन टूटता है, पचने लगता है तब। अब हम यहां से क्षुद्रांत में जब इसको भेजते हैं तो पाचन का मुख्य केंद्र यकृत यानी लीवर से पित्त रस और अग्नाशय से एंजाइम प्राप्त होते हैं। दीर्घ रोम द्वारा पचे भोजन का अवशोषण होता है। अब ये बोल रहा है कि क्षुद्र आंत में मतलब मेन पाचन क्रिया होती है। जो क्षुद्र आंत है मतलब छोटी आंत में इसकी मेन पाचन क्रिया होती है, जहां से हमको क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है भैया? तो एंजाइम प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? एंजाइम। आगे इसमें तो एंजाइम यहां से प्राप्त होता है और जब हमारा बृहत आंत में जब भोजन पहुंचता है मतलब जो तत्व बचे हुए होते हैं वो पहुंचते हैं तो आंतरिक जल का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब जब बृहद आंत में ये पहुंचता है मतलब बड़ी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो भोजन में जो जल उपस्थित होता है उस जल को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषण कर देता है और अवशिष्ट को गुदा द्वार से निकासी कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। अब हमको उम्मीद है कि आपको पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से, जहां पे ये पूरा साफ साफ दिख रहा था, तो यहां से आप अपने बुक में इसको नोट कर सकते हैं और इस प्रकार से इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग अगले स्लाइड पे आ चुके हैं और अगला स्लाइड अपना है श्वसन ऊर्जा का निर्माण। क्या? श्वसन ऊर्जा का निर्माण। देखिए श्वसन ऊर्जा क्या होता है? पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज का विघटन करके ऊर्जा एटीपी प्राप्त करना। ठीक है, जो श्वसन ऊर्जा का निर्माण है वो कहां से निर्मित होता है इसको हम लोग को देखना है। देखिए क्या बोला है? पचे हुए भोजन, जो पचा हुआ भोजन है यानी जो भोजन पचा हुआ है जहां से हमको ग्लूकोज प्राप्त है, ग्लूकोज का विघटन करता है, ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ता है। क्या करता है? अलग अलग फॉर्मेट में ग्लूकोज को तोड़ देता है और जैसे ही तोड़ता है तो एटीपी प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त करता है? एटीपी। समझ गए? मतलब ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग चीजों में तोड़ लेता है। ग्लूकोज भी कई प्रकार के मिल जाते हैं। ठीक है, जो जब उसको एक तोड़ता है तो तोड़ने के बाद एटीपी प्राप्त करता है और एटीपी को बोलते हैं आप कोशिकीय ऊर्जा। क्या? कोशिकीय ऊर्जा। मतलब एक कोशिकीय ऊर्जा में बदल जाता है। जो आपका ग्लूकोज ऊर्जा है वो कोशिकीय ऊर्जा में बदल जाता है, जो कि आपके कोशिकाओं को क्या देता है? ताकत देता है। ठीक है, अब हम जब एटीपी के माध्यम से हमारी बॉडी फुल चार्ज रहती है, जैसे हम खाना खा लिए तो खाना खाने के बाद 5-10 मिनट के बाद बहुत अच्छा एनर्जी आपके शरीर में महसूस होने लगता है, तो आपकी बैटरी बोली जाएगी कि आपकी बैटरी चार्ज है। इसीलिए ये बैटरी का सिंबल बनाया है और एटीपी लिखा है। और बैटरी का सिंबल यानी चार्ज होने का मतलब है एटीपी, यानी कोशिकीय ऊर्जा आपके अंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोशिकीय ऊर्जा भरा हुआ है। तो यहां से जो श्वसनीय वायवीय श्वसन है, मतलब जो वायु द्वारा श्वसन किया जा रहा है। क्या? वायु द्वारा श्वसन, मतलब जो हवाओं के माध्यम से श्वसन किया जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति।
ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है और अधिक ऊर्जा यानी एटीपी मुक्त होती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कौन सी ऊर्जा? वायवीय श्वसन। क्या? वायवीय जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन करता है, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन करता है, अधिक ऊर्जा यानी एटीपी को मुक्त करता है और यह सारा प्रक्रिया जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अवायवीय श्वसन जो होता है, अवायवीय श्वसन, इसमें क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी अभाव में होता है। जो अवायवीय ऊर्जा है, मतलब अगर वायु से हम ऊर्जा ले रहे हैं तो वायु में क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन मौजूद होता है। लेकिन बिना वायु के जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव। और ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। ग्लूकोज मतलब जो आपका यहाँ पे ग्लूकोज का विघटन हो रहा था, यहाँ पे अपूर्ण विघटन होता है। विघटन का मतलब ग्लूकोज नहीं टूट पाता है अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से ग्लूकोज नहीं टूट पाता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब कम ऊर्जा मुक्त होती है। और यह ईस्ट या हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। ये सारा का सारा प्रक्रिया कहां हो रहा है? अश्वसनीय श्वसन कहां पे होता है? ये ईस्ट या हमारी पेशी कोशिकाओं के बीच में होता है। जो मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशिया वाली कोशिका है, उसके बीच में ये सारी प्रक्रिया होती है। जब ऐसा प्रक्रिया होता है तो हमारी बैटरी क्या बताती है? लो बताती है, लो चार्ज बताता है। क्या बताता है? लो चार्ज। लेकिन हम जब वायु में उपस्थित होते हैं, मतलब अच्छे वातावरण, अच्छे हवा में मौजूद होते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जाता है तो वो हमारे अंदर, जो हमारे शरीर में हम भोजन करके ग्लूकोज उपस्थित किए थे, उस ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ता है और जैसे ही तोड़ेगा तो आपको एटीपी यानी कोशिकीय ऊर्जा भरपूर मिलेगा और आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। और यहाँ पे अवायवीय श्वसन जब आप करते हो, आप बंद कमरे में रहोगे और बस बैठे रहोगे, तो वहां पे ये सब क्रियाएं होंगी और जैसे ही ये सब क्रिया होगी तो आपकी बैटरी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, यानी लो चार्ज हो जाएंगे आप, आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए यहां पे क्या बोला है? ग्लूकोज के विघटन के विभिन्न पथ, मतलब जो ग्लूकोज है उसके विघटन के क्या है? ये विभिन्न पथ है। कौन कौन से पथ हैं? तो देखिए, ग्लूकोज 6 कार्बन के अणु होते हैं, 6 कार्बन के अणु होते हैं। ठीक है, मतलब ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बनों का अणु होता है। और ग्लूकोज का आप सूत्र क्या जानते हो? अभी तो आप ग्लूकोज का सूत्र पढ़ते हुए आ रहे हो। कहां पढ़े थे? देखो, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। C6H12O6 यानी इसमें 6 कार्बन C6H12O6, इसमें देखिए 6 कार्बन उपलब्ध है। कितने कार्बन? 6 कार्बन। यही बोल रहा है कि ग्लूकोज जिसके 6 कार्बन अणु होते हैं वो कोशिका द्रव्य में, कहां पे? कोशिका द्रव्य में पायरुएट यानी 3 कार्बन अणु के साथ, किसके साथ? 3 कार्बन अणु में ये बदल जाते हैं। और 3 कार्बन अणु बनने का मतलब ये है कि इधर जब ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जाएंगे तो क्या बनाते हैं? एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। क्या बनाते हैं? एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाते हैं।
ये ईस्ट में जाने के बाद, कहां पे, ईस्ट में जाने के बाद जो मांसपेशी कोशिकाएं हैं उसके अंदर जाने के बाद ये क्या बनाते हैं, यहां से एथेनॉल CO2 प्लस ऊर्जा, इतने भागों में ये टूटते हैं। ठीक है, ऐसे टूटते हैं। इसके बाद ये ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिकाओं में किस प्रकार से होता है, जो ऑक्सीजन का अभाव होने पे क्या होता है और हमारी पेशी कोशिकाओं में इसका जो प्रभाव है किस प्रकार से पड़ता है। देखिए, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में ये बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल और प्लस ऊर्जा में ये बदल जाता है। और तीसरा इसका विजन है ऑक्सीजन की उपस्थिति और माइटोकॉन्ड्रिया में ये CO2 को निर्मित करता है, प्लस जल को निर्मित करता है, प्लस ऊर्जा को निर्मित करता है, जो कि ये सर्वाधिक ऊर्जा है। क्या है, सर्वाधिक ऊर्जा है। ठीक है, क्या है, सर्वाधिक ऊर्जा। और देखिए, जो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, क्या, लैक्टिक, ऑक्सीजन का अभाव और हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में ये जब लैक्टिक अम्ल बनने लगता है और प्लस में ऊर्जा बनेगा तो एक क्रैम्प का कारण बनता है। क्रैम्प का कारण मतलब खिंचाव, मांसपेशियों में जिसको खिंचाव बोलते हैं। देखते हो आप, बोलते हो कमर अकड़ गया, पैर जो है, पैर में दिक्कत आने लगती है, मांसपेशियों में दिक्कत आने लगती है, चलने में दिक्कत होने लगती है। तो ये जो क्रैम्प आता है किसके कारण आता है, जब आपके मांसपेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल और प्लस में ऊर्जा बने। ठीक है, और एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, जब यहाँ पे ये चीजें निर्मित होती हैं तो यहाँ पे साटिका के लोग शिकार हो जाते हैं, इसमें लोग चल नहीं पाते हैं। मतलब ये सबसे लो ऊर्जा इसमें मिलता है, उसके बाद उससे कम इसमें मिलता है, फिर उसके बाद, लेकिन नहीं, इसमें उससे ज्यादा मिलता है। ठीक है, लो यानी यहाँ पे मीडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीडियम। और यहाँ पे हाई ऊर्जा मिलता है हमको, जिससे हम अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाते हैं वातावरण में। ठीक है, तो यहां से ग्लूकोज कार्बन अणु जो है 3 तरीके से बढ़ता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से, और तीनों तरीकों में बॉडी में अलग अलग ऊर्जा मिलती है। पहले तरीके में आपकी बैटरी एकदम लो होगी, जिसमें आप चल भी नहीं पाओगे। ठीक है, इस प्रकार की। दूसरा में बोला है कि जो ऑक्सीजन की इसमें अनुपस्थिति होगी, यानी अभाव होगा, कमी होगा, कम मात्रा में ऑक्सीजन जब बॉडी में जाएगा, और हमारी पेशी कोशिकाओं में इसका जो असर होगा, क्या असर होगा, जब लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मिलेंगे तो हमारे जो कोशिकाएं हैं उसमें क्रैम्प आएगा। क्या आएगा, क्रैम्प यानी खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो और माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो ये हमको एक अलग एनर्जी देती है, ताकत देती है, और हमारी बॉडी फिट रहती है। ठीक है, यानी ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी होती है तो यहाँ पे आप चल भी नहीं पाओगे। अगर उससे अधिक मिलता है, जैसे गर्मी के दिनों में देखते हो क्रैम्प ज्यादा आता है, गर्मी के दिनों में आप बहुत तेज दौड़ लिए तो उसमें क्या होता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो घट जाती है। ठीक है, तो आप गर्मियों के दिनों में देखोगे कि क्रैम्प बहुत ज्यादा आता है, यानी जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहां से इन चीजों को आप समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र, गैस का विनिमय। ठीक है, देखिए मानव श्वसन तंत्र किस प्रकार से काम करता है। अब श्वसन तंत्र की बात कर रहा है तो लंग्स की तो बात करेगा ही करेगा। लंग्स मतलब फेफड़ा। ठीक है, देखिए सबसे पहले नासाद्वार मतलब नासिक या नाक से, कहां से, नाक से हम श्वास को लेते हैं लंबी सी। ठीक है, मतलब यहां से हमारे वायु से जितनी भी गैसें हैं प्रवेश करते हैं, किस, कहां से, नासाद्वार से। फिर कहा जाती है ग्रसनी में जाता है। कहा जाता है ग्रसनी में, कहा जाता है ग्रसनी में। फिर कंठ तक पहुंचता है, जो आपका एक कंठ है, इस कंठ तक, पहले नासाद्वार फिर ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ तक पहुंचता है, और कंठ के बाद
ये कहाँ जाता है? श्वास नली में जाता है। कहाँ जाता है? श्वास नली। ये जो कंठ है यहीं से इसका रास्ता बदलता है और कहाँ चला जाता है? श्वास नली। कहाँ? उसके बाद ये प्रवेश करता है श्वसनी में। किसमें? श्वसनी में। और श्वसनी के बाद पहुंचता है फुफ्फुस में। कहाँ पहुंचता है? फुफ्फुस। और उसके बाद पहुंचता है कुपिका में, और कुपिका में ही जाकर के यह यहाँ से ऑक्सीजन अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें अलग होती हैं। ऑक्सीजन को ये बॉडी में भेज देता है और बाकी सभी गैसों को फिर उसी माध्यम से वापस भेज देता है। ठीक है? किस माध्यम से वापस भेज देता है? उसी नासिक द्वार से, नासा द्वार से। ठीक है? उसी नासा द्वार से। अब देखते हो कि हम श्वास लेते हैं फिर बाहर भेजते हैं, लेते हैं फिर बाहर भेजते हैं, तो वही क्रिया है। पहले नासा द्वार में जाएगा, फिर ग्रसनी में, फिर कंठ में जाएगा। और कंठ में जाने के बाद क्या करेगा? श्वास नली में पहुंचेगा, फिर श्वसनी में पहुंचेगा, फिर फुफ्फुस में पहुंचेगा, फिर कुपिका में पहुंचेगा। और जैसे ही कुपिका में पहुंचेगा तो फिर वहां से क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन अलग होगा जो कि हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, और बाकी सब गैसें हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होती है, तो उनको क्या कर देता है? बाहर भेज देता है। ठीक है? तो देखिएगा नासा द्वार यानी ये बनाया गया है। ठीक है? इस नासा द्वार से श्वास लेते हैं और एक ग्रसनी में आता है, और कंठ, ग्रसनी और कंठ कहीं इधर ही होगा। ठीक है? इधर कंठ में आता है, फिर श्वास नली में आएगा और हमारे कहा जाता है? फुफ्फुस में जाता है। इन फुफ्फुस में जाता है। इन ये दोनों क्या है? ये फुफ्फुस है। क्या है? फुफ्फुस। और उसके बाद कहा जाता है? कुपिकाओं में जाता है। कहा जाता है? कुपिकाओं में। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? नासा द्वार, नासा द्वार। और नासा द्वार के बाद यहाँ पे होगा कंठ। क्या होगा? कंठ। और कंठ के बाद आपको क्या मिलेगा? कंठ के बाद मिलेगा श्वास नली। श्वास नली। और श्वास नली के बाद क्या मिलेगा आपको? श्वसनी। जो श्वसनी होता है इसके बाद मिल जाएगा आपको श्वसनी। श्वसनी के बाद मिलेगा कुपिका। क्या मिलेगा? कुपिका। ये आपका श्वसनी हो गया। ये दोनों क्या हो गया? श्वसनी। श्वसनी। ठीक है? और श्वसनी के बाद कहां पहुंचेगा? ये फुफ्फुस में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? यहां से फुफ्फुस में प्रवेश करेगा। कहां पे? फुफ्फुस। ये जो हिस्सा है, ये सब हिस्सा क्या कहलाएगा? फुफ्फुस कहलाएगा। फुफ्फुस। और जैसे ही फुफ्फुस पहुंचेगा तो पहुंच जाएगा कहां पे? कुपिकाओं में। कहां पे? कुपिकाओं में पहुंचेगा। और जैसे ही कुपिकाओं में पहुंचता है तो कुपिका आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है कुपिका। ठीक है? ये लेंस के माध्यम से पूरा करके बताया है। और जैसे ही एक कुपिकाओं में पहुंचेगा, कुपिकाओं में पहुंचने के बाद यहां से गैसों को छान लिया जाएगा। छानने के बाद O2 यानी ऑक्सीजन अलग होगा और CO2 अलग होगा। इसमें कुपिका में इस क्या होता है? गुब्बारे जैसी संरचना जो गैसों को नियम के लिए विशाल सतह उपलब्ध कराती है। गैसों के विनिमय के लिए क्या करता है? ये विशाल सतह उपलब्ध कराती है। रक्त वाहिकाओं का विस्तृत जाल बनाता है। जो रक्त वाहिका है इसमें विस्तृत जाल होता है। ठीक है? ये जो जाल जैसा दिख रहा है आपको, ये सब इसका विस्तृत जाल है। ठीक है? और उसके बाद वहां वायु में से O2 रक्त में मिलती है और रक्त से CO2 बाहर निकलती है। यानी जो एक कुपिका है, इस कुपिका का बहुत बड़ा रोल होता है फेफड़े में, यानी जो लंग्स होता है उसमें कुपिका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्या अदा करता है?
इसमें जो होता है ब्लड सेल्स का बहुत बड़ा जाल होता है। यहां से ऑक्सीजन अलग होता है, CO2 अलग होता है, ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है और ब्लड से निकलने वाले CO2 को एक कुपिका फिर से वापस भेज देता है। ठीक है, अब आप श्वसन तंत्र को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब आ गया मेन चीज, क्या है मेन में? देखिए, हमारा पंप मानव हृदय, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर में पंप होता है, ठीक है, और आप 4 व्हीलर बहुत सारे वाहन देखे होंगे, उसमें भी पंप होता है। जब गाड़ियां स्टार्ट होती हैं तो धक 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 करता है, हिलता है ना। उसी प्रकार से हमारी बॉडी को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए एक पंप है, उस पंप का नाम है मानव हृदय। क्या? हृदय, मानव हृदय। अब इस हृदय के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान होना आपको जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले जो ये ऊपर यानी जो ये रेड वाला हिस्सा है, जो ए वाला हिस्सा है आपका, ए वाला जो 3 पाइप जैसा दिख रहा है रेड कलर में, इसको बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का ये हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। ये जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। ये जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है इस साइड में, सबसे मतलब ये जो 3 ऐसे दिख रहा है क्षैतिज दिशा में, उसमें सबसे ऊपर वाला होता है फुफ्फुसीय धमनी। क्या होता है? फुफ्फुसी धमनी। और नीचे का जो ये दोनों रेड वाला सिरा है, ये वाला सिरा, इसको बोलते हैं फुफ्फुसी सिराएं। फुफ्फुसी सिराएं यानी फुसफुस सिराएं। ठीक है, अब यहां से अब देखिए, इस हृदय में 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 4 कक्षक। एक कक्षक ए हो गया, एक कक्षक ए हो गया, एक कक्षक ए हो गया और एक कक्षक ए हो गया, और चारों कक्षक के नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? देखिए, ये जो नीले कलर में दिख रहा है, ए वाला कक्षक ऊपर वाला, इसको बोलते हैं दाया अलिंद। ऊपर के साइड अलिंद होगा, इसमें भी ऊपर साइड अलिंद होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस साइड जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि हम अगर ऐसे खड़े हैं तो मेरा दायां हाथ कौन सा है? ए वाला, तो इसको बोलेंगे दाया अलिंद। और जो नीचे वाला कक्षक है इधर, इसको बोलेंगे दाया नीलय। और इधर जो होता है ये बाया अलिंद होता है और बाया नीलय। ठीक है, अब आप इसका नामकरण करना सीख गए। ठीक, अब देखिए, जो दाया भाग होता है, जो दाया भाग होता है, वो क्या करता है? शरीर से डीऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है और फेफड़ों में पंप करता है। और जो बायां भाग होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है और पूरे शरीर में पंप करता है। यानी जो आपका दायां भाग होता है, ये जो ब्लू कलर में प्रिंट है, ये जो ब्लू कलर का दायां भाग है, इसको मैं ग्रीन कलर से करके दिखा दे रहा हूं। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है? शरीर में बी ऑक्सीजनी, मतलब जो गंदे जल होते हैं, ठीक है, साफ शब्दों में जो गंदे जल होते हैं, उसको ये फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसके तक? फेफड़ों तक। जैसे ही फेफड़ों में ब्लडों को पहुंचाता है तो फेफड़ा उसको साफ करता है, ठीक है, उसको छानता है। समझ में आया? और जो ये बायां वाला भाग है, जो आपका ये रेड कलर में दिख रहा है, जो ये रेड कलर में दिख रहा है, ये बायां भाग क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, जो साफ जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, उस शुद्ध जल को पूरे बॉडी में फैलाने का कार्य करता है। अब आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख करके समझ सकते हैं। देखिए, जो हृदय का पेशी, हृदय एक पेशी अंग है जो 4 कोष्ठकों
में बटा होता है। 4 कोष्ठकों में बटने का मतलब है कि दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, ये 4 कोष्ठक में बटा हुआ है, ताकि ऑक्सीजन और CO2 युक्त रक्त आपस में न मिले। दोहरा परिसंचरण रक्त एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है भैया कि जो हृदय होता है वो पेशी अंग होता है। क्या होता है? पेशी अंग। मतलब इसको चलने के लिए हमको मतलब निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारा हाथ हो गया तो ये पेशी अंग नहीं है। पेशी अंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने से कार्य नहीं करता है। जब हम इसको उठाएंगे तभी उठेगा, जब हम नीचे करेंगे तभी नीचे होगा। लेकिन जो धड़कन होता है वो कभी नहीं रुकता है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये पेशी अंग होते हैं जो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है। इसमें दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। ठीक है, अब इस 4 कोष्ठकों में बटने के बाद क्या करता है, ताकि ऑक्सीजन और CO2 युक्त रक्त आपस में न मिल सके। मतलब इसलिए ये 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है कि ये जो ब्लड है वो CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड और CO2 युक्त ब्लड दोनों आपस में न मिल सके, इसलिए इसके अलग अलग कक्षक है। ठीक है, और ये दोहरा परिसंचरण का होता है। क्या होता है? दोहरा परिसंचरण का, और इसमें 2 बार क्रिया होती है। रक्त एक पूरे चक्कर में हृदय से 2 बार गुजरता है। मतलब रक्त 2 बार गुजरता है, मतलब किसी भी परिसंचरण को पूरा करने में। ठीक है, रक्त एक चक्र को पूरा जब करता है, मतलब रक्त जब एक चक्र को पूरा करता है तो वो 2 प्रोसेस से गुजरता है, 2 बार एक प्रोसेस से गुजरता है। कैसे? पहला ए कि इसमें जो है, जो ब्लू कलर वाला है, इसमें गंदा जल आता है तो एक बार ये परिसंचरण हो गया, कहां तक? फेफड़े तक। और फेफड़े से फिर जब शुद्ध जल आता है, शुद्ध रक्त आता है तो फिर से हृदय में आता है, और ये जो हृदय है पूरे बॉडी को पंप करके पहुंचाता है। समझ गए? तो ये जो 2 बार जो रक्त एक पूरे चक्र में हृदय को कितनी बार से हृदय से 2 बार गुजरता है। रक्त एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। अब हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहना क्या चाहता है। रक्तदाब और रुधिर वाहिकाएं, रक्तदाब और रुधिर वाहिकाएं। अब इसमें क्या होता है, देखिए आप बीपी नपवाने जाते हो, रक्तदाब का मतलब समझो, रक्त का कुछ दाब होता है, मतलब हमारी जो धड़कन होती है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कती है। यही आप लोगों ने सुना है, मैं भी यही सुना हूं। ठीक है, तो 72 बार धड़कती है, वही उसका रक्तदाब है। मतलब हृदय पंप करता है तो पंप करने का मतलब ब्लड पे दाब लगा रहा है, तब जो है पूरी बॉडी में रक्त बह रहा है। नहीं, हृदय पंप करना बंद कर दे तो बॉडी में पूरा रक्त जो है क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था है। क्या बोल रहा है? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगने वाला दाब। ठीक है, मतलब बीपी मापक यंत्र जो होता है जिससे बीपी मापा जाता है, बीपी मापने की जो मशीन होती है, उस मशीन को यहां पे लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होता है, धमनी हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाती है। उच्च दाब मोटी भित्ति प्रवलय नहीं होती। ठीक है, मतलब जो धमनी होती है, जो धमनी होती है वो क्या करती है, शरीर हृदय में शरीर के अंगों तक रक्त को ले जाती है। मतलब जो धमनी का कार्य होता है, क्या होता है, शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाना होता है। और उच्च दाब मोटी भित्ति वाल्व नहीं होता। लेकिन जो सीरा होता है, वो सीरा क्या करता है, सीरा जो है अंगों से हृदय तक रक्त ले जाती है,
जो अंग है हमारे बॉडी के पूरे अंग है, हाथ पांव और नेक गर्दन, यानी जो जो भी अंग है, पूरे अंग से रक्त को हृदय तक ले जाता है। पतली भित्ति उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए बल्ब उपस्थित करती है। जो पतली, इसकी जो पतली भित्ति होती है, वो पतली भित्ति क्या करती है, रक्त को रोकने का कार्य करती है। और यही दोनों कार्य जो है मिल करके हमारे बीपी को यहाँ पे मेंटेन करते हैं, जो कि 120 से लेकर के 180 तक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से रक्तदाब परिसंचरण को आप समझ चुके हो। इसमें रक्तदाब में क्या होता है, दोनों धमनी और सीरा दोनों का क्रिया होता है। इसमें जो होता है, धमनी क्या करता है, जो हृदय है, हृदय से पूरे शरीर को ब्लड प्रदान करता है, ब्लड को ले जाता है। लेकिन इसकी जो मोटी भित्ति होती है वो बल को झेल नहीं सकती है, फट जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सीरा होता है वो क्या करता है, पूरे बॉडी से शरीर को, हृदय, शरीर के पूरे अंग से जो रक्त होता है उसको हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन जो इसकी पतली झिल्ली होती है वो रक्त के दाब को रोकने का कार्य करता है। जो रक्त का दाब है उसको रोक लेता है, इसकी पतली से झिल्ली, किसकी, सीरा की। आगे चलते हैं। ये तो हम लोग पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे ना। अब बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र सफाई प्रणाली। जो मानव उत्सर्जन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है, आइए देखते हैं। ये है आपका, क्या है, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ठीक है, इसी को ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। और ये क्या है, मूत्राशय है। ठीक, ये मुख्य अंग है। एक जोड़ा ब्रिक, एक जोड़ा ब्रिक यानी ए वाला और ए वाला, ये एक जोड़ा ब्रिक जो है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, और जिसका कार्य क्या होता है, रुधिर से नाइट्रोजन युक्त वजर्य पदार्थों यानी यूरिया, यूरिक अम्ल को अलग करना। ये क्या करता है, रुधिर यानी हमारे ब्लड से जो नाइट्रोजन युक्त, कौन, यूरिया युक्त, यूरिया में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया युक्त और यूरिक अम्ल को अलग करता है। किससे अलग करता है, हमारे ब्लड से यूरिया युक्त और यूरिक अम्ल युक्त जो जल होता है उसको हमारे रक्त से अलग कर देता है। ठीक है, कौन करता है, ये जो मुख्य अंग है ब्रिक, ये ब्रिक करता है। और ब्रिक कितना पाया जाता है एक मानव शरीर में, दो, कितना, एक जोड़ी, हाँ एक जोड़ा। ठीक है, मतलब जो ब्रिक पाया जाता है हमारे मानव शरीर में वो एक जोड़ी पाया जाता है। कितने जोड़ी, एक जोड़ी। अब देखिए, इसी को यहां पे पूरे हाईलाइट करके दिखाया है कि किस प्रकार से हमारे मानव शरीर में इसका कार्य संपन्न होता है। जो नाइट्रोजन युक्त जल है या फिर यूरिया और यूरिक अम्ल युक्त जल है उसको ब्लड से बाहर निकालने में किस प्रकार से ये मदद करता है, जो ब्रिक है। देखिए, ब्रिकाणु, ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोमन संपुट प्याले नुमा संरचना, जहां प्रारंभिक निष्पादन होता है, निकाल नलिकाकार भाग में उपयोगी पदार्थ जैसे जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल का पुनर्शोषण होता है।
ठीक है, देखिए है क्या कि ये जो आपका ब्रिक होता है, ब्रिक के अंदर कुछ ऐसी संरचना होती है, ठीक है, ऐसी कुछ संरचना होती है इस ब्रिक के अंदर। इस संरचना को भी आप बोर्ड के पेपर में बना सकते हो। इस संरचना के अंदर जो आपके ये रुधिर बह रहे हैं, ठीक है, ये रुधिर जो आपके बह रहे हैं, इस रुधिर में आपके जल भी पाए जाएंगे, ग्लूकोज भी पाए जाएंगे और अमोनिया अम्ल भी पाए जाएंगे, ठीक है, जल, ग्लूकोज और अमोनिया अम्ल, ठीक है। इसी में उपस्थित जो आपका यूरिया और यूरिक अम्ल है, वो यहां से पूरी तरीके से जैसे ब्रिक में एंट्री किया, ठीक है, और ब्रिक में गया तो यहां से जितने भी जल है इस रास्ते से गुजरेंगे और यहाँ पे जल है, ग्लूकोज है, अमोनिक अम्ल है। अब यहां से ये फिल्टर होगा और फिल्टर हो करके इस रास्ते से आएगा और यह बाहर निकल जाएगा। और इसमें से बाहर क्या निकलेगा? इसमें से बाहर निकलेगा यूरिया, यूरिक अम्ल, ठीक है। ये दोनों चीजें यहां से बाहर निकलती है। मतलब जो ब्लड में अपशिष्ट जल है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और अपशिष्ट जल में यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। यही दो चीजें लिक्विड के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं मूत्राशय मार्ग से, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है पादप उत्सर्जक एवं कृत्रिम ब्रिक, ठीक है। जो पादप उत्सर्जन है और कृत्रिम ब्रिक है, ये दोनों चीजों में क्या अंतर है? देखिए, ये क्या करता है? जो पौधों में उत्सर्जन होता है, यानी पादप, पादप मतलब पौधा, ठीक है, और पौधों में जो उत्सर्जन आपका होता है वो अतिरिक्त जल यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर आना, ठीक है। देखिए, अतिरिक्त जल क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है। पौधों से अतिरिक्त जल होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और पौधों से बाहर निकल आता है। दूसरा क्या है? अवशिष्ट पदार्थ, यानी पत्तियों में संचित होते हैं जो अंततः गिर जाती हैं। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होती हैं पेड़ों के पत्तियों में ही उपस्थित होती हैं और जिससे पत्तियां क्या होती है? पीली होकर के गिर जाती है, ठीक। पुराने जाइलम में अवशिष्ट गोंद और रेजिन के रूप में संचित रहते हैं। देखिए, जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर से उत्सर्जन कैसे करते हैं? तो सबसे पहला उत्सर्जन जो होता है, इसमें से अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में निकल जाता है बाहर। दूसरा क्या होता है? इसमें पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं और जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो पत्तियां पीली होकर के ऑटोमेटिक जमीन पे गिर जाती है। उस माध्यम से भी एक क्या कर लेता है? उत्सर्जन कर लेता है। और तीसरा इसमें क्या है? पुराने जाइलम में अपशिष्ट गोंद के रूप में आप देखे होंगे कि आम के पौधे में और बबूल के पौधे में, इन सब में गोंद के रूप में पौधों से कुछ चीजें बाहर निकलती है। वो क्या होती है? पौधों का अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। और रेजिन के रूप में एक क्या होती है? संचित करके बाहर निकल आती है। अब कृत्रिम यानी जो मानव के द्वारा कृत्रिम ब्रिक, जो मानव में ब्रिक होता है वो क्या कैसे कैसे संचरित उत्सर्जन करता है? देखिए, ब्रिक के अक्रिय होने की स्थिति में उपयोग, जब ब्रिक हमारा अक्रिम हो जाता है यानी डैमेज हो जाता है, तो उस दौरान जो है कृत्रिम ब्रिक का उपयोग करते हैं। कृत्रिम ब्रिक का उपयोग करते हैं। आप देखते हो कि जब किसी को मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम होता है, ठीक, तो उसको अलग से कहीं ना कहीं से पाइप निकाल करके बोतल लगा दिया जाता है, जिससे जो अपशिष्ट जल है वो उस पाइप के माध्यम से उस बोतल में इकट्ठा होते रहते हैं। तो वो कृत्रिम ब्रिक है। क्या है? कृत्रिम ब्रिक। वो बाहर से जो है उसको ऐड किया जाता है। यह कृत्रिम उपकरण रुधिर से नाइट्रोजन युक्त
अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की एक जीवन रक्षक युक्ति है। मतलब यह जो कृत्रिम वृक्क है वह मूत्र मार्ग में समस्या होने के बाद भी लोगों को जीवित रखने का एक युक्ति है, रक्षक युक्ति है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड कहता है कि निष्कर्ष क्या निकला, जीवन का खंडन चक्र जो होता है वो पोषण पे डिपेंड करता है, श्वसन पे डिपेंड करता है, उत्सर्जन पे डिपेंड करता है और वहन पे डिपेंड करता है। यानी ये चार घटक मिलकर के सभी चीजों को बनाते हैं, हमारे जीवन को जीने के लिए संभावना प्रदान करते हैं और हमारे जीवन जो है अच्छी तरीके से चलती है इन चार चीजों के कारण। ठीक है, पहला चीज है पोषण, जो बाहरी दुनिया से कच्चा माल लाता है। जो पोषण होता है वो बाहरी दुनिया से कच्चा माल लाता है। ठीक है, उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन को बाद में देखेंगे, पहले श्वसन देखिए। इस सामग्री को विखंडित कर ऊर्जा यानी एपीटी में बदला जाता है। सबसे पहले कार्य क्या होता है कि कच्चा माल बाहर से आता है, फिर श्वसन के माध्यम से इसको विखंडित यानी तोड़ा जाता है, तोड़ करके एक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है जो एटीपी में बदल जाता है। और एटीपी क्या है, कोशिकीय ऊर्जा है। क्या है, कोशिकीय ऊर्जा। और इसके बाद जो क्रिया होती है वो क्या होती है, उस ऊर्जा और ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहला कच्चा माल लाया गया, फिर श्वसन के माध्यम से इस सामग्री को खंडित किया गया, मतलब तोड़ा गया, तोड़ करके एक ऊर्जा मिला। उस ऊर्जा को वहन के माध्यम से क्या किया जाता है, सभी बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। और जब ऊर्जा पहुंच गई तो यहां से क्या होता है, आपका इस पूरी मशीनरी में बने हानिकारक कचरे को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, पहले कच्चा माल, फिर उसको जो है खंडित करके उससे ऊर्जा निकालना, और ऊर्जा निकालने के बाद इस ऊर्जा को पूरे शरीर में ट्रांसफर करना, और पूरे शरीर में ट्रांसफर करने के बाद जो इन सब कार्यों से हुआ जो भी अवशिष्ट पदार्थ था उसको जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में ना। तो ये चारों आपस में साइकिलिंग करते हैं। ठीक, और साइकिलिंग करके हमारे शरीर को अच्छी तरीके से चलाते हैं। और आप जानते हो कि जिस प्रकार से फल का जूस निकाला जाता है, तो फल वाला उस जूस वाले मशीन को चलाता है तो जूस तो अलग निकलता है, उस जूस को हम पीते हैं, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, लेकिन उस जूस के अलावा जो छोटे छोटे लच्छे निकलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो मशीन से बाहर आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे शरीर से भी अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ये चारों प्रक्रम एक साथ एक मशीन की तरह मिलकर ही किसी जीवन के वास्तविक को संभव बनाते हैं। एक के बिना सब रुक जाते हैं। मतलब इनमें से कोई एक ना रहे तो हमारा जीवन एकदम रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, ये तो स्लाइड के अनुसार और चैप्टर के अनुसार खत्म हो गया, लेकिन बेसिक चीजें कुछ आप लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, स्वपोषी आप लोग देखे हो, लेकिन परपोषी क्या होता है ये तो अभी छूट गया है। तो जो परपोषी होता है उसमें क्या होता है, आप यहां से समझिएगा। परपोषी देखिए, जो जीव दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित होते हैं उनको परपोषी कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा और इसी बात को लिख लीजिएगा। फिर से थोड़ा सा वीडियो रिवाइव करिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, अब परपोषी में कौन कौन आते हैं, पहला तो मानव आता है। मानव जो कि ग्रीडी है, लालची है। क्या है, लालची को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीडी। ठीक है, तो पहला तो मानव मिल गया, एक और हो गया पहला। उसके बाद जो भी जंतु हैं, सभी जंतु जो है दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो मानव और जीव जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। अब देखिए, ये भी
3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। भोजन के आधार पर देखेंगे तो जो जीव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो परपोषी जीव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी, शाकाहारी, और दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग क्या बनाए हैं? परपोषी का डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। अब शाकाहारी में कौन कौन आता है? शाकाहारी में देखिए, अब आप लोग सोचिए कि शाकाहारी में क्या आप आओगे? नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान होता है वो मांस भी खाता है और जो स्वपोषी वस्तुएं हैं वो भी खाता है। जो स्वपोषी होते हैं, जो पेड़ पौधे से प्राप्त चीजें होती है, वो शाकाहारी में आता है। तो दोनों चीज खाता है, तो मानव तो नहीं हो सकता। तो आप याद करो कि कौन कौन से वैसे जीव हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपके मन में नाम आएगा गाय। कौन? गाय। शाकाहारी में आ जाएगी गाय, ठीक है। फिर भैंस आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बकरी इत्यादि, ठीक है। मांसाहारी में कौन आ जाएगा? जंगल का राजा शेर, उसके बाद चीता, ठीक है। ये सब जो है सर्वाहारी मांसाहारी में आएंगे, क्योंकि ये सब तो घास फूस खाते नहीं है। और जो सर्वाहारी है उसमें आएगा मानव, क्योंकि एक ग्रीडी है यानी लालची है, मानव और इत्यादि, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखिए, लेकिन परपोषी में ये तो भोजन के आधार पर 3 प्रकार होंगे, ठीक है। लेकिन एक तरीके से और देखा जा सकता है। सबसे पहले परजीवी, पहला नंबर परजीवी, ठीक है, परजीवी। और दूसरा मृतजीवी, और तीसरा नंबर आपका आता है यहां से आता है प्राणीसम, ठीक है। देखिए परजीवी, परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो, जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो। जैसे आप देखते हो कि जू, सर में जो जू होते हैं वो हो गए, और अमरबेल, जो आप देखते हो कि बैर के पेड़ पौधों पे या फिर बबूल के पेड़ पौधों पे वो पीले कलर में पूरे लच्छेदार इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल और जू ये एग्जाम्पल है किसके? परजीवी के। और जो मृतजीवी है, मृत जीवों पर आश्रित, यानी जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो जो मृत जीव होते हैं उनके ऊपर लगते हैं, ठीक है। और जो प्राणी सम है उसमें तो आप जानते ही हो, प्राणी सम में मनुष्य तो आगे है। ये है कि प्राणी सम मतलब ये क्या करता है कि दूसरे जीवों को भी मारकर खा जाता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे भी ये भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ये प्राणी सम है, ठीक है। इसके पास खुद का दिमाग होता है, लालची होता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार करके खा जाएगा, और जो है पेड़ पौधों को भी काट करके नष्ट कर देता है, ठीक। तो यहां से देखिए जो मृत जीवी वाला है ना, इसमें मृत जीवी में जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मृत जानवर के ऊपर लगते हैं और उनके मांसों को धीरे धीरे खा करके खत्म कर देते हैं। और ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों के लिए एक आध दो लाइन है, आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ लाइंस हैं, इस लाइंस को जो है कि सुनिएगा। किताबों में खोए हो, किताबों में खोए हो, या खुद को ढूंढ रहे हो, या खुद को ढूंढ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो या जीवन को पढ़ रहे हो, ठीक है। कोशिकाओं के चक्कर में खुद का सिर न घुमाओ, कोशिकाओं के चक्कर में खुद का सिर ना घुमाओ, बायोलॉजी है मजा
मजा लो और मुस्कुराओ, मजा लो और मुस्कुराओ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।